हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बायोलॉजी के हर लेक्चर में 20 क्वेश्चंस करते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। आज उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये लेक्चर्स उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं जिनमें बायोलॉजी के और जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं लेक्चर के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन ए प्लीस्टोसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी प्लायोसिन, ऑप्शन डी ओलिगोसिन। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्लायोसिन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन युग में हुई थी। प्लायोसिन युग जो है वो सिनोजोइक इरा के प्लायोसिन युग जो था वो 70 मिलियन से लेके 60 मिलियन ईसा पूर्व में होता था, और इसी समय पर मानव के पूर्वजों का विकास होना शुरू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पिकिंग मानव, ऑप्शन डी निएंडरथल मानव। जो क्रोमैग्नॉन मानव थे ये यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस थे, और जो जावा मानव थे ये जावा आइसलैंड पर होते थे, और पिकिंग मानव जो 750,000 ईयर्स पहले बीजिंग चाइना में थे, और निएंडरथल मानव जो थे ये यूरेशिया वाले पार्ट में जिनका निवास था। तो चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम क्रोमैग्नॉन मानव ने की थी, और ये यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, ऑप्शन सी गुर्दे की कार्यशीलता को तीव्रता प्रदान करना, ऑप्शन डी मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी अमेरिका। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन मध्य एशिया से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शन ए ओरंगुटान, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी गिब्बन, ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए RH- पति तथा RH- पत्नी, ऑप्शन बी RH- पति तथा RH+ पत्नी, ऑप्शन सी RH+ पति तथा RH- पत्नी, ऑप्शन डी RH+ पति तथा RH- पत्नी। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, RH+ पति हो और RH- पत्नी हो तो उस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग जो है वो गर्भपात कर सकता है।
स्टोसिस फिलेरिस जो है फिटोलिस जो है वो RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी से होता है। लैंडस्नेर ने और वीनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को पाया था और इन्होंने इस प्रोटीन का नाम दिया था RH फैक्टर। जिस व्यक्ति में RH फैक्टर पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव कहलाता है और जिसमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH नेगेटिव कहलाता है। भारत में 97% लोगों का रक्त जो है वो RH पॉजिटिव है और बाकी जो बचे 3% उनका RH नेगेटिव है। यही यूरोप में अगर हम देखें तो वहाँ पे 85% के अराउंड RH पॉजिटिव पाया जाता है और 15% के अराउंड RH नेगेटिव पाया जाता है। यदि पति में RH पॉजिटिव तथा पत्नी में RH नेगेटिव हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती है। मनुष्य में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। मनुष्य में रक्त की भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग एरिस्थोब्लास्टोसिस फिटेलिस के जो है रिगार्डिंग एक डायग्राम भी देखें। एरिस्थोब्लास्टोसिस फिटेलिस में जो होता है वो कई बार गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है, फीटस की ही मौत हो जाती है डिलीवरी से पहले। और कुछ केसेस में जब डिलीवरी हो जाती है तो सीवियर एनीमिया होता है बच्चे को और उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। आप फोटो में देख सकते हैं कितना ही भयंकर रोग है ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन नंबर 47। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए Cu+ यानी कॉपर प्लस, ऑप्शन बी Mg+ यानी मैग्नीशियम प्लस, ऑप्शन सी Fe+ यानी आयरन पॉजिटिव और ऑप्शन डी Zn+ यानी जिंक पॉजिटिव। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी Fe+। हीमोग्लोबिन में Fe+ धातु पाई जाती है और आयरन की कमी से एनीमिया होता है और मैग्नीशियम की कमी से जो होता है पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। जिंक जो होता है इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। और कॉपर जो होता है पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबैक रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है? ऑप्शन ए गोलाकार यानी राउंडेड, ऑप्शन बी कुंडलिनीकार यानी स्पाइरली कॉइल्ड, ऑप्शन सी रेखाकार यानी लीनियर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लीनियर। गुणसूत्रों में क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम लीनियर होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम्स की उपस्थिति जो है उस पर जीनों का क्रम पूछा गया है, क्रोमोसोम्स की शेप नहीं पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 49 AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी AB को या ऑप्शन डी O को। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा AB को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर AB को दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। AB ब्लड ग्रुप कोई भी
ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं होते, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ नहीं होते और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस नहीं होते। इसी के कारण ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वाग्राही रक्त समूह है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होते। इसके रिगार्डिंग एक डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव किस किस को ब्लड दे सकता है? सभी को ब्लड दे सकता है। और किस किस से ब्लड ले सकता है? सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, सबको दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव से। ओ पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, और ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है। ये किसी भी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। जिसका RH फैक्टर पॉजिटिव होगा उसको ये ब्लड दे सकता है, उसका ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी हो। और ये ले किस से सकता है? ये ओ नेगेटिव से भी ले सकता है और ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाला। बात करेंगे ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, तो ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को और ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, और ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से ब्लड ये ले सकता है, ए नेगेटिव वाला। अब बात करेंगे ए पॉजिटिव की, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका है वो ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव वालों को ब्लड ग्रुप वो अपना ब्लड दे सकता है। और ये ए ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। कौन ले सकता है? ए पॉजिटिव वाला। बी नेगेटिव वाले की अगर बात करें, तो बी नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को अपना रक्त दे सकता है, ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी वो रक्त दे सकता है। और वो ले किसकी से सकता है? जिसका रक्त समूह बी नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। बात करें बी पॉजिटिव की, तो बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और ओ नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से और बी पॉजिटिव से ब्लड वो ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो। अब बात करेंगे ए बी माइनस रक्त समूह की, तो ए बी माइनस जिसका रक्त समूह होगा वो ए बी माइनस को और ए बी प्लस को दे सकता है। और वो ले किसकी से सकता है? वो ओ नेगेटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव से वो ले सकता है, ए बी नेगेटिव वाला। जिसका रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और वो ले किससे सकता है? वो सभी से ले सकता है। और ब्लड जो चढ़ाया जाता है या किसी में रक्त की कमी होती है उसको रक्त दिया जाता है, वो ऐसे सिंपली नहीं दिया जाता जैसे हम डोनेट करके आ गए और वही जो सीरम है या फिर सिरिंज चेंज करके भी ब्लड सामने पेशेंट को दे दिया। ऐसे नहीं होता। जो ब्लड जो होता है ब्लड बैंक में जाता है, ब्लड को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में डिफ्यूज़ किया जाता है। उसकी आरबीसी अलग की जाती हैं, डब्ल्यूबीसी अलग की जाती हैं, हीमोग्लोबिन अलग किया जाता है, और ये सभी कंपोनेंट्स अलग अलग करने के बाद जिस पेशेंट को या जिस मरीज़ को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से वो दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड रोग है। ऑप्शन ए क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ऑप्शन बी धनुजांगता, ऑप्शन सी वर्णंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी निकट दृष्टिता।
यानी शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया और सिकल कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं। निकट दृष्टि दोष में जो है, निकट दृष्टि दोष जिसका जिक्र ऑप्शन डी में किया गया है, इसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी रक्त संपदन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। एंटीजन क्या हैं? ऑप्शन ए एंटीबॉडी के विपरीत, ऑप्शन बी एंटीबॉडी का अवशेष, ऑप्शन सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, या ऑप्शन डी एंटीबॉडी का फल। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीजन और एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन ए टॉन्सिल, ऑप्शन बी लीवर यानी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन डी लसिका ऊतक यानी लिम्फेटिक टिश्यू। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। यकृत यानी लीवर में कूफर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तथा शरीर में टॉन्सिल्स की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। जो टॉन्सिल का जिक्र हुआ है, इसकी लंबाई अगर बढ़ जाए तो हमें खांसी होती है। क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्म जनन का संगठन होता है। इनमें से कौन सा स्पष्ट युग्म जनन मादा स्पष्ट युग्म जनन का संगठन होता है? ऑप्शन ए 22 + X, ऑप्शन बी 22 + Y, ऑप्शन सी 44 + XX, ऑप्शन डी 44 + YY। इसमें पूछा गया है मादा स्पष्ट युग्म जनन का संगठन। तो मनुष्य में मादा और पुरुष दो होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 22 मेल और 22 फीमेल जो हैं वो सेम होते हैं। जो 23rd होता है X और 23rd यहाँ होता है Y, यहाँ डिफरेंस आता है। ये 22 मिलके 22 पेयर बना देते हैं और ये एक एक मिलके 23rd पेयर का निर्माण करता है और ये 23rd पेयर ही डिटरमाइन करता है लिंग को और बाकी शरीर की बनावट को। तो मादा का जो युग्म जनन होता है वो होता है 22 + X, ये मादा से आएगा। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष से 22 + X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि X आएगा या Y आएगा। X में फीमेल से तो X ही आएगा, मेल से आ सकता है X या Y। अगर 22 इसके और 22 यहाँ से आएंगे 22 तो वो सेम होंगे। 22 + XY जो होगा वो निर्माण करेगा पुरुष युग्म जनन का और 22 प्लस ये 22 पेयर्स हैं। अगर वैसे बात करें तो 44 होंगे। XX होगा तो इन्फेंट जो होगा वो फीमेल होगा। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, फीमेल का स्पष्ट युग्म जनन पूछा गया है तो 22 + X होगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। टर्नर सिंड्रोम होता है। अब जो ये 23rd पेयर था, 22 मेल क्रोमोसोम और 22 फीमेल क्रोमोसोम सेम रहते हैं। 23rd क्रोमोसोम जो होता है, जो 23rd पेयर का निर्माण करता है, उसी की वजह से कुछ डिजीज़ भी होती हैं। उनमें से एक है टर्नर सिंड्रोम। तो कौन सा इनमें से 23rd युग्म जनन है जो होने से टर्नर सिंड्रोम होती है? XO, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XXY, ऑप्शन डी XYY। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए XO। टर्नर सिंड्रोम की संख्या 45 यानी 44 प्लस XO, ये O है या 0 है, आप इसे जो भी बोलें। यहाँ पर जो है वो मेल से 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग होता है। ठीक है, इनका जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाता टर्नर सिंड्रोम के कारण, तथा इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है। इनकी आवाज़ मोटी होती है तथा जनन क्षमता नहीं होती। ऐसी एक सिंड्रोम होती है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, 44 प्लस XXY, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। टर्नर सिंड्रोम के लिए XO और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के लिए XXY। और यह रोग मेनली मेल में होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसके कुछ लक्षण जो है वो फीमेल से मिलते जुलते होते हैं। इसमें स्तन ग्रंथि का विकास होता है तथा आवाज़ सुरीली हो जाती है तथा जनन क्षमता का अभाव भी होता है। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डायग्राम देखते हैं। चलिए, टर्नर सिंड्रोम जो है वो XO और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम XXY। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेनली, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम, शॉर्ट स्टेचर होता है, लो हेयर लाइंस होते हैं, फोल्ड ऑफ स्किन आप देख सकते हैं, शॉर्टेड मेटाकार्पल होते हैं, स्मॉल फिंगर्स नेल होते हैं, और बाकी आप सब एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। फोल्ड ऑफ स्किन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अरोटा, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सब होते हैं किसके? टर्नर सिंड्रोम के। अब देखिए हम अगर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को, जो कि मेनली मेल्स में होता है, तो फीमेल में टर्नर सिंड्रोम है तो वो हाइट कम रहेगी, और मेल्स में अगर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है तो उनकी हाइट ज़्यादा रहेगी, फ्रंटल ब्लेंडनेस एब्सेंट रहेगी, पुअर बियर्ड्स ग्रोथ होगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, टेस्टिकल एल्ट्रोफी होगी, और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बस इसमें मेनली ये ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी इनकी जो सिम्टम्स हैं, और टर्नर सिंड्रोम XO के कारण होता है और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम XXY के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56। हीमोफीलिया रोग है जो ऑप्शन ए अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन सी रुधिर की कमी से होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ एवं दांत कमज़ोर होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए बी, ऑप्शन डी ए बी ओ या ए बी चारों। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी ओ या ए बी चारों। पिता ए ब्लड ग्रुप एवं माता बी ब्लड ग्रुप से हो तो इनकी संतानों में ए बी ओ या ए बी चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। श्वेत क्रांति का नाम संबंधित है।
ऑप्शन ए के रंगराजन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी एम स्वामीनाथन, ऑप्शन डी जेवी नार्लिकर। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं और इस क्रांति के अंतर्गत दूध का उत्पादन होता था। क्वेश्चन नंबर 59, RH कारक के खोजकर्ता हैं। RH फैक्टर इनमें से किनने खोजा था? ऑप्शन ए रीसस, ऑप्शन बी लैंडस्टिलनर, ऑप्शन सी बीनर या ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एवं बीनर। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। RH फैक्टर जो है उसकी खोज लैंडस्टीनर ने और बीनर ने साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 60, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी टेलोफेज, ऑप्शन डी एनाफेज। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में जाते हैं। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था से होती है। प्रोफेज में जो है कोशिका विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था से होती है। किस अवस्था से? प्रोफेज से। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे आकार के गुणसूत्र बनाता है। मेटाफेज की अगर हम बात करें तो मेटाफेज जो है तुर्क धागे या स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण होता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और टेलोफेज की हम बात करें तो यह प्रोफेज का उल्टा है। केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी मेरे लिए सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिनके लिए वीडियो यूज़फुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।